नमस्कार, संभव डिजिटल क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज अपन बात करने जा रहे हैं अपने नए टॉपिक की। तो अपना आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा कोवेलेंट बॉन्ड यानी सहसंयोजक बंध। तो देखिए टॉपिक जो है अपना उसका नाम है कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, यानी इसको नाम क्या है, सहसंयोजक बंध। देखो क्या कहना है अपन का। तो अपन ने कहा अगर अपन बात करें एक बॉन्ड की, ठीक है, तो अपन ने कहा बंध जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, जनरली दो प्रकार के। एक कौन से होते हैं, प्रबल स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। एक जो होते हैं उनकी प्रकृति कैसी होती है, दुर्बल वीक होती है। वीक फोर्सेस में कौन कौन से आते हैं, जैसे अपन बात करें इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया या फिर वांडरवाल बॉन्ड हो गया। ये सब जो होते हैं वांडरवाल बंध, ये जो होते हैं इनकी प्रकृति कैसी होती है, बहुत ही दुर्बल। लेकिन प्रबल जो बंध होते हैं इनकी अपन बात करें तो इसमें अपन कहते हैं नॉर्मली कौन से बॉन्ड आते हैं। देखिए एक तो कौन सा बंध आता है, सहसंयोजक। एक जो बंध आता है वो कौन सा आता है, आयनिक बॉन्ड, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। और एक अपन पढ़ सकते हैं कौन सा, उपसहसंयोजक। ये तीन मैं आपको इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि यही आपके सिलेबस में है। या एक और ले सकते हैं धात्विक बंध। तो देखिए अपन को पढ़ना है कोवेलेंट बॉन्ड, तो उससे पहले अपन पढ़ लेते हैं बंध। तो अपन कहते हैं कभी भी कोई परमाणु जो होते हैं, कोई भी परमाणु, वो बंध का निर्माण तभी करते हैं जब उनको क्या प्राप्त हो रहा है, वहां से स्थायित्व है। यानी स्थायित्व प्राप्ति के लिए क्या होता है, हमेशा बंध का निर्माण होता है। ठीक है, तो अपन ने पढ़ा तीन बंध है। तो देखिए एक बंध कौन सा है, तो अपन ने कहा आयनिक। आयनिक बंध की अगर बात करें तो बहुत ही ज्यादा प्रबल है। क्या होता है इस बंध में, तो अपन ने कहा इसके अंदर एक क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, एक क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। और इन दोनों के बीच में हमेशा क्या लगता है, आकर्षण बल। यानी इनमें आकर्षण बल से ये जुड़े रहते हैं। यानी कोई वास्तविक बंध जो है वो नहीं पाया जाता है। ये जो बंध होता है धनायन और ऋणायन के बीच में, ये कैसा होता है, आयनिक बंध। दूसरा देखिए सेकंड जो बंध है उसकी बात करते हैं। इसका नाम क्या होता है, कोवेलेंट या सहसंयोजक बंध। यही अपना टॉपिक है। क्या है इसमें, देखिए दो परमाणु होते हैं, एक लिया ए और एक क्या ले लिया अपन ने, बी। ठीक है, अब इनके लिए देखो स्थायी कब होंगे, जब इनका अष्टक क्या होगा, पूरा। तो अष्टक इनका पूरा नहीं होता, तो ये अपना अष्टक को पूरा करने के लिए क्या करते हैं, समान संख्या में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करते हैं। जैसे मान लो दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी, तो ये एक एक इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करने के लिए एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर लेते हैं। यानी इस साझेदारी वाले इलेक्ट्रॉनों पर दोनों परमाणुओं का क्या रहता है, समान अधिकार रहता है। अब एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेंगे तो एक बंध बन जाएगा। ठीक है, अब हो सकता है कि ए और बी जो है इनके पास में अष्टक में कितने की कमी पड़ रही है, दो की। तो ये क्या करेंगे, दो दो इलेक्ट्रॉनों की क्या कर लेंगे, साझेदारी। और जब दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करेंगे तो बंध भी कितने बनेंगे, दो। और हो सकता है कि इनके पास इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कितने की कमी पड़ रही है, तीन की। तो ये तीन इलेक्ट्रॉनों की क्या कर लेते हैं, साझेदारी। तो तीन इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करते हैं तो बंध भी कितने बनते हैं, तीन। बस अपन को ये ध्यान रखना है कि बंधों की संख्या कितनी भी हो सकती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब भी ये बंध बनाएंगे समान संख्या में इलेक्ट्रॉनों की क्या करेंगे, साझेदारी करेंगे। एक और बंध देखिए कौन सा होता है, उपसहसंयोजक। उपसहसंयोजक बंध। देखो उपसहसंयोजक बंध में क्या कहते हैं, बंध तो स्थायित्व के लिए बनाते हैं। तो एक के पास तो क्या होती है, इलेक्ट्रॉनों की कमी, एक के पास क्या होती है, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता। अब ये दोनों स्थायी नहीं है, तो क्या कहते हैं कि जिसके पास अधिक इलेक्ट्रॉन है वो बंध बना लेता है। किससे, जिसके पास में कमी होती है। कमी वाले के पास में बस एक होना चाहिए, क्या, रिक्त कक्षक होने चाहिए। सही है, अब ये क्या करेगा, बंध बनाएगा इससे, लेकिन इसके पास तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। कोई बात नहीं, ये बंध बनाने के लिए दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही तत्व द्वारा दिए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें अपन तीर का निशान लगा देंगे कि बंध तो बंध रहा है लेकिन बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन
एक ही दे रहा है, कौन? बी। किसको दे रहा है? ए को दे रहा है। ठीक है, तो सहसंयोजक बंध को ऐसे सिंपल एक लाइन से समझाते हैं और उपसहसंयोजक को ऐसे तीर के निशान से समझाते हैं। और आयनिक बंध होता है उसमें कोई वास्तविक बंध नहीं लगता, उसमें सिर्फ और सिर्फ धनायन और ऋणायन के मध्य क्या उपस्थित रहता है? आकर्षण बल उपस्थित रहता है। ठीक है जी, ये अपन बात कर रहे हैं अपने नॉर्मल बॉन्ड्स की। अब आते हैं अपन अपने टॉपिक पे। तो देखिए अपना जो टॉपिक है वो रहेगा क्या? सहसंयोजक बंध। देखिए किसको कहते हैं सहसंयोजक बंध? तो अपन ने कहा इसमें अपन पढ़ेंगे, तो अपन ने कहा सहसंयोजक बंध में क्या कहते हैं? जब दो परमाणुओं के मध्य, दो परमाणुओं के मध्य समान संख्या में, समान संख्या में, समान संख्या में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बंध का निर्माण होता है, बंध का निर्माण होता है। तो वह बंध सहसंयोजक बंध कहलाता है। तो वह बंध सहसंयोजक बंध कहलाता है। ठीक है, कितनी भी संख्या में हो सकती है, दोनों से समान इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी? साझेदारी। दूसरा देखो, एक लाइन और क्या लिखेंगे कि साझेदारी वाले इलेक्ट्रॉनों पर, साझेदारी वाले इलेक्ट्रॉनों पर दोनों परमाणुओं का, दोनों परमाणुओं का समान हक होता है, समान हक होता है। क्या लिख देंगे? एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो जाए तो क्या लिखेंगे? एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होने पर, एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होने पर एक बंध का, यानी सिग्मा बंध, सिग्मा बॉन्ड, एक बंध का दो दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होने पर, दो दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से द्विबंध का, द्विबंध का तथा तीन तीन इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से, तीन तीन इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से त्रिबंध का निर्माण होता है, त्रिबंध का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये जो बंध है ये क्या कहलाता है? सहसंयोजक बंध। अब देखो सहसंयोजक बंध है, इसको समझाने के लिए बहुत सारे सिद्धांत दिए गए हैं, तो अपन इनको पढ़ेंगे। देखिए सबसे पहला, अगर अपन बात करें यहाँ पर तो अपन कहेंगे, हेडिंग लगा लेते हैं अपन यहाँ, सहसंयोजक, सहसंयोजक बंध को समझाने के सिद्धांत, समझाने के लिए सिद्धांत। देखिए सबसे पहले अगर अपन बात करें सिद्धांतों की, तो सबसे पहला जो सिद्धांत आया था वो किसने दिया था? लुईस ने। इसे बोला जाता है लुईस का बिंदु सिद्धांत, लुईस का
बिंदु सिद्धांत। ठीक है, उसके बाद में क्या आए थे, आधुनिक सिद्धांत आए थे, तो देखो सेकंड। इसके बाद में क्या आए थे, संयोजकता बंध के आधुनिक सिद्धांत। आधुनिक सिद्धांतों की अगर अपन बात करें तो अपन ने कहा इसमें भी दो हैं, एक तो है संयोजकता बंध सिद्धांत, संयोजकता बंध सिद्धांत यानी वीबीटी, और फिर एक दिया गया था अणुकक्षक सिद्धांत, अणुकक्षक सिद्धांत जिसे अपन पढ़ते हैं क्या, एमओटी। ठीक है, तो क्वेश्चन आ जाता है संयोजकता बंध सिद्धांत और अणुकक्षक सिद्धांत में तुलना कीजिए, या क्वेश्चन पूछ लेता है कि अणुकक्षक सिद्धांत संयोजकता बंध सिद्धांत से ज्यादा अच्छा होता है, इसको समझाइए। तो अपन इनको इस तरह से क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले अपन पढ़ते हैं कौन सा, आज लुईस का बिंदु सिद्धांत। इस सिद्धांत की अगर मैं बात करूं तो अपन ने कहा बिंदु सिद्धांत क्या कहता है, तो देखो पहला पढ़ते हैं लुईस का बिंदु सिद्धांत। बिंदु सिद्धांत, देखो ये सिद्धांत लुईस ने दिया था। लुईस क्या कहता है, इसके अनुसार, इसके अनुसार किसी भी परमाणु में, किसी भी परमाणु में, किसी भी परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को, उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को बिंदुओं द्वारा दर्शाया जाता है, बिंदुओं द्वारा दर्शाया जाता है, बिंदुओं द्वारा दर्शाया जाता है। अतः इसे इलेक्ट्रॉन बिंदु सिद्धांत भी कहा जाता है। अतः इसे इलेक्ट्रॉन बिंदु सिद्धांत भी कहा जाता है। देखो कैसे दर्शाना है, सिंपल इसके कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे पहला, फर्स्ट एग्जांपल लिया अपन ने, जैसे हाइड्रोजन का अणु है, इसको अपन को एक्सप्लेन करना है। तो कैसे एक्सप्लेन करेंगे अपन, यह एक हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है, सिर्फ एक। ये अपन ने लिया दूसरा हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन के पास में भी इलेक्ट्रॉन कितना होता है, एक। अब क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करेंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन की क्या कर लेंगे, साझेदारी। और इस एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करते ही दोनों का हक हो जाएगा, तो दोनों के पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, इसके पास भी दो, इसके पास भी दो, यानी ये किसके बराबर आ जाएंगे, हीलियम। हीलियम एक प्रकार की क्या होती है, अक्रिय गैस होती है, यानी ये क्या बन जाएंगे, स्थायी बन जाएंगे। नेक्स्ट देखिए दूसरा एग्जाम्पल, सेकंड, क्या दे दे अपन को, जैसे अणु दे दिया H2O। देखिए जी H2O की बात करते हैं। अपन ने कहा सबसे पहले ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास कुल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6 बनाते हैं। इनको बिंदुओं के रूप में बनाना है, 1 2 3 4, ये 5 और ये 6। ठीक है, अब क्या लेने, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के पास कितना होता है, तो अपन ने कहा 1 इलेक्ट्रॉन होता है। इस हाइड्रोजन के पास में भी 1 होता है। एक एक इलेक्ट्रॉन की हाइड्रोजन क्या कर सकता है, एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है, यानी ये ऑक्सीजन इसके साथ सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की क्या कर सकता है, साझेदारी। ये इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर ली, इसके पास तो क्या हो गया, हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन। लेकिन अब देखो ऑक्सीजन के पास कितने हो गए, 2, तो ये 4 5 6 7, 2 2 4 1 5 6 और 1 7। अष्टक पूरा करने के लिए कितना चाहिए, 8 चाहिए। तो इसने कहा 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी और करनी पड़ेगी, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी किससे कर लेगा, इस हाइड्रोजन से। तो अब देखो ऑक्सीजन के पास में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 और 2 4,
5 और 6 7 और 1 8, यानी ऑक्सीजन का अष्टक क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। जैसे देखो अगर अपन इसी के अंदर ले कि तीसरा अणु क्या ले लें अपन O2 कि 2 अणु है, दोनों ही ऑक्सीजन है, कोई बात नहीं। देखिए एक ऑक्सीजन के पास में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, 6, अपन ने बना दिए इस तरह से, ठीक है। इस ऑक्सीजन के पास में भी कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, तो अपन ने कहा ये भी 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 इधर है, ये बना दिए ऑक्सीजन, इधर भी कितने बना दिए अपन ने, 2। अब देखो यहां अगर अपन बात करें तो ऑक्सीजन के पास 6 है, कितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करनी पड़ेगी, 2 की। हाइड्रोजन के साथ 2 की नहीं कर सकता था, क्योंकि हाइड्रोजन के पास खुद के पास कितना इलेक्ट्रॉन था, 1, तो 1 ही था, तो ज्यादा से ज्यादा कितना इलेक्ट्रॉन दे सकता था, 1। लेकिन ऑक्सीजन के पास में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 है, तो ये कहता है कि 2 इलेक्ट्रॉनों की क्या कर लेता है, साझेदारी, यानी ये दोनों इलेक्ट्रॉन अपने इसको दे देता है और इसके 2 इलेक्ट्रॉन ले लेता है। ऐसे इधर इसकी बात करते हैं तो अपन ने कहा इसको भी ऐसे बना देते हैं, ठीक है। अब देखो दोनों पे हक है, तो देखो 4 5 6 7 और 8, इस ऑक्सीजन के भी पास 4 5 6 और 7 और 1 8, यानी ऑक्सीजन जो होता है वो चाहे ऐसे बॉन्ड बनाए, सिग्मा बॉन्ड बनाएगा तो कितने बनाएगा, 2, या ऐसे ऑक्सीजन ऑक्सीजन, पहला सिग्मा और एक पाई, यानी ऑक्सीजन हमेशा अपना अष्टक पूरा करने के लिए कितने बंध बनाता है, 2। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन के पास खुद के पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 6, और इसको 8 इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी पड़ती है, 2 की, इसलिए ये हमेशा कितने बंध बना लेता है, 2 बंद बना लेता है। नेक्स्ट देखिए और एग्जांपल्स की बात करते हैं अपन, जैसे NH3, देखो नाइट्रोजन बनाते हैं, नाइट्रोजन के पास में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, आपने कहा 5, 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं ये बताइए, इसके पास 5 है, अष्टक पूरा करने के लिए इसको कितने और चाहिए, 3, तो नाइट्रोजन हमेशा कितने बंध बनाता है, 3 बंध। जैसे ये हाइड्रोजन, एक ये हो गया, ये एक हाइड्रोजन, एक इलेक्ट्रॉन हो गया, एक ये हाइड्रोजन, ये इलेक्ट्रॉन हो गया। हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर सकता है, कोई बात नहीं, यह हाइड्रोजन भी एक ही इलेक्ट्रॉन की क्या कर सकता है, साझेदारी, यह हाइड्रोजन भी एक ही इलेक्ट्रॉन की क्या कर सकता है, साझेदारी, ठीक है। तो अपने पास में इसने क्या किया, नाइट्रोजन ने इन तीनों से साझेदारी कर ली। अब नाइट्रोजन के पास में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई, 2 2 4 2 6 7 और 1 8, सही है। अगर अपन सिर्फ नाइट्रोजन की बात करें तो अपन ने कहा नाइट्रोजन N2 भी बना सकता है। देखो कैसे, नाइट्रोजन है, ये दूसरा नाइट्रोजन है, इसके पास में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, तो अपन ने कहा 5, 1 2 3 4 और 5। इस नाइट्रोजन के पास में भी 1 2 3 4 और ये 5, सही है। देखो कितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करनी पड़ेगी, 3 की, तो क्या कहेंगे ये 3 इलेक्ट्रॉनों की क्या करेंगे, साझेदारी करेंगे। ये भी इससे 3 इलेक्ट्रॉनों की क्या कर देगा, साझेदारी। इसके पास कितने हो गए, 3 और 3 6 और 2 8, 3 3 6 और 2 8, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए कितने बंद बनेगा, एक एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, ये तीसरा इलेक्ट्रॉन, यानी नाइट्रोजन चाहे यहां पर इनके साथ में एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेगा तो एक बंद एक बंद एक बंद, यानी हमेशा नाइट्रोजन कितने बंद बनाता है, 3 बंद बनाता है, ठीक है। तो ये सिद्धांत किसने दिया था, लुईस ने। लुईस ने क्या कहा कि अपन को यहाँ पर इनको ऐसे रखना है कि इनके इलेक्ट्रॉन जो हैं उनको किसके रूप में दर्शाना है, बिंदुओं के रूप में दर्शाना है, और फिर इनका अष्टक क्या होना चाहिए, पूरा। अष्टक पूरा होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8। तो जिस परमाणु के पास जितने इलेक्ट्रॉनों की कमी पड़ती है वो हमेशा उतनी ही संख्या में क्या बना लेता है, बंध। जैसे हाइड्रोजन हमेशा कितने बंध बनाता है, 1, नाइट्रोजन कितने बंध बनाता है, 3, ऑक्सीजन कितने बंध बनाता है, 2, हेलोजन कितने बंध बनाते हैं, 1। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, जैसे ये अपने पास में है
कोई भी हेलोजन है, जैसे Cl2 ले लिया, तो कैसे बनाएंगे अपन इसको? तो अपन ने कहा ये देखिए, एक Cl, ये दूसरा Cl, सही है। हेलोजनों के पास में इलेक्ट्रॉनों की संख्या खुद के पास कितनी होती है? 7 होती है। तो इसके पास में भी कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 7। ऐसे इनके पास में भी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी रहेगी? तो अपन ने कहा 7 रहेगी। बना लिया। कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी पड़ रही है? 1 की। तो अपन ने कहा 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर लेते हैं। ये इससे साझेदारी करी, इसने भी 1 इलेक्ट्रॉन की क्या कर ली? साझेदारी। ठीक है, तो देखिए दोनों के बीच में बंध कितना बन गया? 1 बन गया। दोनों के पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई? 8 हो गई। देखिए हैलोजन फैमिली हमेशा कितने बंध बनाती है? 1। जैसे अगर अगला एग्जाम्पल दे दूं मैं किसका? HCl का, तो कैसे बनाएंगे? तो अपन ने कहा देखो, एक क्या है अपने पास में? हाइड्रोजन। इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 1। इधर क्या लिया अपन ने? क्लोरीन। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो अपन ने कहा 7। ये अपन ने कितने बनाए? 6 और 1 7 बना दिए। ठीक है, अब देखिए हाइड्रोजन कितना बंध बना सकता है? अधिकतम 1। हेलोजन कितना बंध बनाता है? तो अपन ने कहा 1, क्योंकि हेलोजन 1 बंध बनाते ही इसके पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 8। तो देखो चाहिए हेलोजन का हेलोजन के साथ बंध बना दो, चाहे हाइड्रोजन के साथ बंध बना दो, या किसी और से बंध बना दो, बंध हमेशा सिर्फ कितना बनेगा? 1 बनेगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। देखिए कार्बन फैमिली का और देख लेते हैं। कार्बन है जैसे CH4। ठीक है, कार्बन के पास अगर बात करें तो अपन ने कहा इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? तो अपन ने कहा 4 होती है। ठीक है, अब 4 होती है तो इसको अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन और चाहिए? 4। यानी ये कितने इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करता है? 4 की। जैसे एग्जाम्पल लिया है अपन ने CH4, तो एक हाइड्रोजन है, इसके पास अकेला इलेक्ट्रॉन है। दूसरा हाइड्रोजन है, इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है। तीसरा हाइड्रोजन है, इसके पास में भी 1 इलेक्ट्रॉन है। ये चौथा हाइड्रोजन भी 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी, हाइड्रोजन का अष्टक क्या हो गया? पूरा। ये 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी, हाइड्रोजन का अष्टक हो गया पूरा। ये हाइड्रोजन का अष्टक पूरा हो गया, इस हाइड्रोजन का भी अष्टक पूरा हो गया। अब क्या बच गया अपने पास में? कार्बन। तो कार्बन ने देखो सबसे 1-1 इलेक्ट्रॉन दिया और इनका 1-1 इलेक्ट्रॉन लिया। ठीक है, तो अपन ने कहा ये अपने पास में देखो, ये अपने पास में क्या हो गए? ये इलेक्ट्रॉन हो गए। तो कार्बन के पास में कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या 2, 2, 4, 2, 6 और 2, 8। ठीक है, तो याद रखेंगे अपन हाइड्रोजन और हेलोजन हमेशा कितना बंध बनाते हैं? 1। ऑक्सीजन हमेशा कितने बंध बनाता है? 2। नाइट्रोजन हमेशा कितने बंध बनाता है? 3। और कार्बन हमेशा कितने बंध बनाता है? 4। ठीक है, आप इस चीज को कहीं पर भी नोटिस करें, हमेशा यही रूल जो होता है वो क्या होगा? फॉलो होगा। ठीक है, तो ये पहला था लुईस का बिंदु इलेक्ट्रॉन सिद्धांत। अब देखिए इस सिद्धांत के अंदर बहुत सारी हैं कमियां, क्योंकि बहुत सारी जगह पे इस रूल के फॉलो नहीं होता। तो अब अपना टॉपिक रहेगा बिंदु सिद्धांत की कमियां। देखिए लुईस के इलेक्ट्रॉन बिंदु सिद्धांत की कमियां। देखो कमियां क्या है। पहली कमी देखो, क्या कहते हैं? समान संख्या में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करता है। तो क्या कहेंगे? सबसे पहला कि जिन परमाणुओं के पास यानी इन जिनका अष्टक क्या रहता है? अपूर्ण। तो क्या कहेंगे? अष्टक अपूर्ण वाले यौगिक, अष्टक अपूर्ण, या इन्हें एक दूसरा नाम और कहा जाता है इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक। न्यून यौगिक कौन होते हैं? बोरोन परिवार। जैसे एग्जाम्पल देखो, बोरोन के पास में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 3, तो ये कितने बंध बना सकता है? 3। जैसे हाइड्रोजन से बना लिए या किसी हेलोजन से बना लिए।
ठीक है ना, इस तरह से। तो देखो, अपूर्ण अष्टक वाले यौगिक या इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक इस नियम की पालना नहीं करते, इस नियम की पालना नहीं करते। देखो कैसे, बोरॉन की बात करते हैं। बोरॉन के पास में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 3। ये ज्यादा से ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉनों के साथ बंध बना सकता है? परमाणुओं के साथ। तो मैंने कहा सभी इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर ले तो भी 3 बंध बना सकता है। हाइड्रोजन का अष्टक तो क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा। लेकिन बोरॉन के पास में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी रह जाएगी? केवल 6। 8 हो सकती है क्या? नहीं। तो जिनका अष्टक अपूर्ण होता है वो कभी भी इस नियम की पालना नहीं करते। सेकंड देखिए, दूसरा क्या कहते हैं? अष्टक प्रसार। तो क्या लिखेंगे? अष्टक प्रसार वाले यौगिक, अष्टक प्रसार वाले यौगिक जैसे PCl5, SF6 या IF7 आदि भी इस नियम की पालना नहीं करते, इस नियम की पालना नहीं करते। कैसे? जैसे देखिए, यह कहता है कि उतने ही संख्या में बंध बनानी चाहिए कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जानी चाहिए? 8। लेकिन देखो, एग्जाम्पल क्या लिया अपन ने? PCl5। फास्फोरस की बात करें, नाइट्रोजन परिवार में आता है, तो इसके पास में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी रहती है? 5 रहती है। और इसने 5 Cl के साथ में क्या बना रखे हैं? बंध बना रखे हैं। ये दूसरा Cl इसके साथ में बंध, ये तीसरा Cl इसके साथ में बंध बना लिया, ये इसने एक Cl इधर ले लिया, ठीक है, ये बना लिया बंध, और इधर एक और Cl ले लिया, इसके साथ में भी बंध। यानी अगर अपन बात करना चाहें, इसके पास में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 2 4 2 6, इधर से देखें तो 2 8 और कितनी हो गई? टोटल 10। ठीक है, यानी अष्टक से भी क्या हो गई है? ज्यादा हो गई है। ठीक है, इसीलिए इनका नाम क्या है? अष्टक प्रसार वाले यौगिक। दूसरा देखो, SF6। देखिए, सल्फर के पास में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 6। फ्लोरीन कितना बंध बनाता है? 1, यानी एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेगा। 6 फ्लोरीन है तो कुल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे इनके पास में? 12 इलेक्ट्रॉन, यानी 8 से क्या है? बहुत ही ज्यादा। नेक्स्ट एग्जाम्पल किसका दे रखा है? IF7। देखिए, आयोडीन के पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 7। 7 ही इसने क्या कर रखे हैं? बंध बना रखे हैं। टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 14। यानी इनके पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या अष्टक से क्या होती है? बहुत ही ज्यादा। यानी ये भी इस नियम की पालना नहीं करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, तीसरा क्या कहते हैं? अगर अपन बात करें थर्ड की, तो अपन ने कहा तीसरा देखो क्या कहेंगे कि अगर अपन यहां पर बात करें कुछ यौगिकों के जिनके संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या किस में पाई जाती है? विषम संख्या में, तो वो भी कभी भी इस नियम की पालना नहीं करते। तो क्या कहते हैं? जिन परमाणुओं के पास, जिन परमाणुओं के संयोजकता कोष में, जिन परमाणुओं के संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉन विषम संख्या में उपस्थित होते हैं, इलेक्ट्रॉन विषम संख्या में उपस्थित होते हैं, उपस्थित होते हैं, वह इस नियम की पालना नहीं करते, वह इस नियम की पालना नहीं करते, पालना नहीं करते हैं, करते हैं। कैसे? जैसे देखिए एग्जाम्पल इसका NO। देखिए कैसे?
नाइट्रोजन के पास में वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो अपन ने कहा 5 होती है। ठीक है, तो अपन ने कहा इसमें बना देते हैं इस तरह से 5 इलेक्ट्रॉन। अब देखो ऑक्सीजन के पास कितनी होती है? तो अपन ने कहा 6 होती है। ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन जो है उनको भी अपन इस तरह से बना देते हैं। तो अपन ने कहा ये 6 इलेक्ट्रॉन बना दिए। अब देखो ये दोनों अपना अष्टक पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करेंगे। अगर ये एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करें तो ऑक्सीजन के पास तो 6 से कितने हो जाएंगे? 7। एक और इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेगा तो कितने हो जाएंगे? 8। लेकिन नाइट्रोजन के साथ समस्या है, इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5। अब ये अगर इसके साथ इलेक्ट्रॉन बंद बनाए तो एक बंद बनाएगा तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी? 7। एक और की साझेदारी कर ले तो 9, एक और की साझेदारी करे तो 11, यानी विषम संख्या में है। और विषम संख्या में होने के कारण ये जब भी बंद बनाएगा इसमें कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमेशा क्या रहेगी? विषम। जैसे एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर ले तो इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 2, 2, 4, 2, 6 और 1, 7। ठीक है, यानी विषम संख्या वाले जो होते हैं वो इस नियम की पालना नहीं करते। एक और कमी देख लीजिए, ज्यादातर क्या कहते हैं, अधिकांश जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं वो कौन सा बंध बनाते हैं? उपसह संयोजक। और उपसह संयोजक बंध क्या पढ़ाया था? जहां बंध बनाने के लिए दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही तत्व द्वारा दिए जाते हैं। और यहाँ अपन क्या पढ़ रहे हैं? समान संख्या में क्या करनी चाहिए? साझेदारी होनी चाहिए। यानी डी ब्लॉक के तत्व इस नियम की पालना नहीं करते। तो क्या कहेंगे? अधिकतर या अधिकांश संक्रमण धातुएं, अधिकांश संक्रमण धातुएं बंध बनाते समय इस नियम की पालना नहीं करती हैं। इस नियम की पालना नहीं करते। ठीक है, तो ये था अपना आज का टॉपिक जिसमें अपन ने पढ़ा, नया टॉपिक स्टार्ट किया, कोवैलेंट बॉन्ड या सहसंयोजक बंध। सहसंयोजक बंध को समझाने के लिए बहुत सारे सिद्धांत दिए गए हैं। उन सिद्धांतों में से अपन ने पहले सिद्धांत की बात करी, इलेक्ट्रॉन बिंदु सिद्धांत या लुईस का बिंदु सिद्धांत, और इस नियम की कमियां। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।